हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्यालय पर। हमने पिछली प्रैक्टिस सेट जो हमने किया है उसमें हमने लगभग 36 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आगे के आज हम लगभग फिर 36 के आसपास ही क्वेश्चनों को या 35 के आसपास कंप्लीट करेंगे क्वेश्चनों को। चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिएगा, अपना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, जिससे आपकी जो परीक्षा है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपनी एक सीट को पक्का कर पाएँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा 37 क्वेश्चन क्या कह रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन एकांकी परिवार का लाभ नहीं है? उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत विकास का अवसर, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। इसमें जो 37 का है आंसर है, उसमें आप देख सकते हो कि आप थोड़ा सा आपने जो अपना कहीं से सिलेबस कंप्लीट किया है तो वहाँ से आप इसका आंसर क्या देंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ज़रूर लिखिएगा। सामाजिक जो सुरक्षा, एकांकी परिवार का जो लाभ नहीं है, वो एकांकी परिवार वह होता है जिसमें पति पत्नी उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। मतलब एकांकी परिवार उसे कह सकते हैं पेरेंट्स हो और प्लस उनके अनमैरिड बच्चे हों, तो जितनी फैमिली बनती है वो हमारी कहलाती है एकांकी परिवार। ठीक है, लाभ क्या होते हैं उसके? एक उच्च जीवन स्तर होता है उनका, व्यक्तिगत विकास का अवसर होता है, आत्मनिर्भरता होती है और महिलाओं की बेहतर स्थिति होती है। ये उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि लाभ नहीं है। कौन सा लाभ नहीं है? वो लाभ नहीं है कि उसमें जो वो सामाजिक सुरक्षा है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा विटामिन की कमी के कारण जो अत्यधिक खून बहता है वो विटामिन के कारण होता है। क्योंकि विटामिन के का जो नाम होता है वो उसमें विटामिन के वो रक्त विरोधी विटामिन होता है जो यकृत को प्रोथोविन के निर्माण के लिए सहायक होता है। मानव शरीर में इस विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर विटामिन के हो गया है तो उसमें अगर ब्लड बहना हो गया, कहीं चोट लग गई है, कहीं कुछ हो गया है, तो उसमें अगर ब्लड बहना शुरू हो गया है तो उसका थक्का नहीं जमता है। और जो थक्का नहीं जमता है तो ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है, और जब बहता रहता है तो आदमी के जब शरीर में ब्लड नहीं रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो यही बोला जाता है कि विटामिन के कारण जो है लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर है वो हमारा विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? हैजा है, रेबीज है, निमोनिया है, कुष्ठ रोग है। तो देखिए, जो तीव्र जठरांत्र संबंधी नियम होता है, सॉरी संक्रमण होता है, नियम नहीं संक्रमण होता है, वो हमारा हैजा से फैलता है। किससे फैलता है? हैजा से फैलता है। क्योंकि
क्योंकि जो रेबीज है, सॉरी हैज़ा है, वो मक्खियों द्वारा फैलता है, और जो विब्रियो कैरोरी नामक जो जीवाणु के कारण ये होता है, किसके कारण होता है? विवेरियो कारली कारेली विब्रियो कारेली के द्वारा ये संक्रमण, इसका जो जीवाणु है उसके कारण ये फैलता है। यह एक जल जनित रोग होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के मल, मूत्र और उल्टी के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। हैजा से जो बचाव के लिए आसपास की नालियां तथा जल युक्त गंदे स्थानों को ब्लीचिंग पाउडर के संक्रमण द्वारा मुक्त दिलाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है हैजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था? जो स्मॉल पॉक्स का जो टीके का आविष्कार वो 1976 में कब हुआ था? सॉरी 1796 में। किस में हुआ था? 1796 में इसका आविष्कार हुआ था। और इसका जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। इसका राइट आंसर है सी है कि, और इसमें आपका किसने क्या क्या आविष्कार किए थे, जिसमें डी रदरफोर्ड ने परमाणु विखंडन का परमाणु विखंडन का आविष्कार किया था। और लुइस पाश्चर ने रेबीज टीके का, इसको याद रखिएगा, रेबीज टीका लुइस पाश्चर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने आपको बता दिया था कि स्मॉल पॉक्स होता है, ये बड़ी माता बोलते हैं, उसका आविष्कार किया था। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा, मच्छर के काटने से होता है, प्रोटोजोआ होता है, विषाणु होता है। तो जो हेपेटाइटिस है वो एक लीवर की किसी तरह की जो सूजन को वो दर्शाता है, या हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस से लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस वायरस के रूप में जाना जाता है। कभी कभार ये पूछ रहे थे हेपेटाइटिस जो रोग है वो जीवाणु जनित है या वायरस संबंधित है, विषाणु संबंधित है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि ये विषाणु संबंधित रोग है। ठीक है, इसमें इस वायरस के विभिन्न प्रकार जैसे ए, बी, सी, डी और ई भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विषाणु। एक हेपेटाइटिस है वो जीवाणु रहित नहीं, जीवाणु से संबंधित नहीं है, जीवाणु से नहीं फैलता, ये विषाणु से है, वायरस है। ठीक है, विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कहला रहा है, डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? 2 से 3 सप्ताह पर, 8 से 10 सप्ताह पर, 16 से 18 सप्ताह पर और 10 से 12 सप्ताह पर। डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की जो ध्वनि है वो आपकी 10 से 12 सप्ताह पर सुनी जा सकती है। डॉपलर एक प्रकार का मॉनिटर अल्ट्रासाउंड डिवाइस है जो गर्भस्थ शिशु की हृदय गति को गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसका उपयोग प्रसव के दौरान भ्रूण की हार्ट स्पीड की जांच करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की सामान्य गर्भा अवधि होती है 9 महीने, 10 महीने, 280 दिन या 289 महीने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है 280 दिन। 280 दिन में एक मनुष्य के नॉर्मल सामान्य हम बोल सकते हैं कि गर्भ की अवधि होती है, जिसे हम 9 महीने के आसपास बोलते हैं, तो वो अगर हम दिन में काउंट करें वो 280 दिन होते हैं। 280 दिन में एक नॉर्मल या हम सामान्य बोल सकते हैं कि उस दौरान उसका प्रसव हो जाना चाहिए। ठीक है, हम जान लेते हैं जैसे कुछ जानवर हैं उनकी अवधियाँ लगभग कब कब हो जाती है, कितना समय लेती हैं। तो जिसमें बिल्ली है, बिल्ली की होती है 64 दिन में। ठीक है, गाय की होती है 286 दिन। कुत्ता की होती है 61 दिन। ठीक है, हाथी की होती है 617 दिन। और एक हाथी होता है अफ्रीका हाथी या अफ्रीकन हाथी बोलते हैं, तो उसका होता है आपका 645 दिन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपकी बिल्ली की 64 दिन होती, गाय की 286 दिन होती, कुत्ता 61 दिन में, तो ये हाथी का 617 दिन और अफ्रीकन हाथी उसका वो थोड़ा समय ज़्यादा लेता है, तो उसका 645 दिन के दौरान गर्भ अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिमाण से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है। एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिमाण से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है। पहला ऑप्शन है इसका झिल्लियों का फट जाना, दूसरा होता है गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है, तीसरा संकुचन नियमित होता है, चौथा स्पष्ट योनि द्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। स्पष्ट योनि द्रव बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका जो 44वें का आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैल जाती है। ठीक है, और इसमें जो जब उसकी गर्भाशय ग्रीवा को पूरी तरह से फैल जाती है तो उसमें बच्चे के जन्म के साथ समाप्त हो जाती है और संकुचन बच्चे को बर्थ कैनल के द्वारा नीचे धकेलता है और एक अंततः आंदोलन के आग्रह के समान तीव्र दबाव महसूस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्रिया जिसमें गर्भनाल की नसें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में और छोर तक पड़ी रहती है वह कहलाती है अवखटित प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा, बासा प्रीविया। जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी बासा प्रीविसिया। ठीक है, बासा प्रीविसिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गर्भनाल में नालिका अपरा झिल्लियों से होकर गुजर जाती है और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में और छोर तक पड़ी रहती है। वह
बासा प्रीविसिया के सामान्य लक्षण है कि प्रेगनेंसी के 4.5 महीने के बाद योनि से लाल रंग का खून आना शामिल हो जाता है और इसमें हल्का सा भारी रक्त का स्राव भी होने की संभावना रहती है। ठीक है, ये रहा आपका 45वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46वां। इसमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? योनि कैनाल की लंबाई, योनि की दीवारों का पतला होना, योनि स्नेह की कमी और मूत्र असमय है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा योनि की दीवारों का पतला होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गर्भावस्था के फलस्वरूप उच्च रक्तचाप। सेकंड ऑप्शन है एकल प्रिप्सिया। तीसरा ऑप्शन है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम और चौथा ऑप्शन है गर्भपात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरसेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का एक गंभीर उल्टी या मतली या वजन घटने और इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ी की विशेषता वाली स्थिति होती है। गर्भावस्था के दौरान यह स्थिति अक्सर देखने को पाया जाता है। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माता की सेहत को बिगड़ने को हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहा जाता है। हाइपरमेसिस ग्रेविडर के लक्षण निम्नलिखित होते हैं: गंभीर मतली और उल्टी। दूसरा जो खाद्य परहेज है तो उसमें जो पेशाब की होती है वो कमी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है, पानी की कम हो जाता है, सिर दर्द बना रहता है, भ्रम की स्थिति रहती है, बेहोशी रहती है, पीलिया होती है और अत्यधिक थकावट होती है। इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कब? जब हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या कहला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वची मार्ग में दिया जाता है? ठीक है, तो BCG, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, हेपेटाइटिस बी और खसरा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो BCG होगा। जो BCG का टीका को एंट्राडमल रूट द्वारा लगाया जाता है। यह वैक्सीन सिर्फ त्वचा के निचले, आमतौर पर बाई ऊपरी बाह में दी जाती है। ठीक है, ये बाह में लगता है। टीकाकरण के बाद में इसमें होता क्या, BCG के टीकाकरण के बाद में छोड़े गए टीके के निशान को भविष्य में पिछले टीकाकरण के साक्ष्य के रूप में आसानी से पाया जा सकता है कि वहाँ पर एक हल्का सा स्पॉट सा आपका छूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फ्राइड की सेलुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है। साइक्लोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था है एनल अवस्था, फेलिक अवस्था, जेनाइटल अवस्था और ओरल अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ओरल अवस्था। ओरल अवस्था जन्म से 8 माह तक की अवस्था होती है।
इस अवस्था में बच्चे का व्यक्तित्व पूर्णतः आईडी से प्रभावित होता है और केवल सुख प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य रहता है। इस अवस्था में बच्चों को चूमने की असीम आनंद की अनुभूति होती है। इस कारण वह पेट भर जाने के कारण भी माँ के स्तनों को चूसता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन और पावलोव। तो इसका जो राइट आंसर है कि संज्ञात्मक विकास के क्षेत्र में जो इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो जीन पियाजे है। कौन है? जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत संज्ञात्मक विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? व्यवसाय का चयन, वस्तु स्थिरण प्राप्त करना, आत्म पहचान का विकास करना, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि इसमें तो पहली बात तो ये है कि ये किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, हमें वो पूछा गया है। ठीक है, तो पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि विकासात्मक के कार्य कौन कौन से हैं। जैसे किसी वस्तु का स्थिरीकरण प्राप्त, ठीक है, कि ये स्थिति खत्म हो जाती है। व्यवसाय का चयन करना हो जाता है। आत्म पहचान का विकास हो जाता है। शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना होता है। ये किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो वस्तु स्थिरण का प्राप्त करना ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय होता है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, जन्म से 15 दिन। प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो समय होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो समय है 2 से 6 वर्ष की होती है। इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशवावस्था की तुलना में धीमा हो जाता है। ठीक है, और पूर्व बाल्यावस्था जिज्ञासा की अवस्था होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, 2 से 6 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? 1/4 होती है, आधा होता है, 2/3 होता है और या 1/3 होता है। तो जन्म के समय शिशु की जो सिर की लंबाई पूरे शरीर की लगभग 1/4 होती है। कितनी होती है? 1/4 होती है। और जो बालक का शरीर है वो जन्म के समय विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें कहा जाता है विशेष स्कूल, संपूर्ण स्कूल, संसाधन स्कूल, पूर्व प्राथमिक स्कूल। ठीक है, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला लिया जाता है उन्हें हम संपूर्ण स्कूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपूर्ण स्कूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नवजात शिशु के संवेग हैं ईर्ष्या क्रोध प्रेम, भय क्रोध प्रेम, प्रेम हंसना रोना और
भय और रोना और ईर्ष्या करना। ठीक है, तो नवजात शिशु के मुख्य जो संवेग होते हैं वो होते हैं भय, क्रोध और प्रेम। क्यों? क्योंकि नवजात शिशु के अंदर भय 5 माह में, क्रोध 3 माह में और प्रेम 10 माह में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो भय कितने माह में उत्पन्न हो जाता है आपका? 5 माह, 5 माह। ठीक है, क्रोध 3 माह और जो प्रेम है वो 10 माह। ठीक है, ये उत्पन्न हो जाता है। इन क्रियाओं का अनुभव बालक करता है और बालकों के संवेग का अध्ययन 1932 ईस्वी में बीवरेज नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? बीवरेज नामक वैज्ञानिक ने। इनके नवजात बच्चों के शिशु का जो संवेग होता है उसका बीवरेज नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। लड़कों की वार्षिक ऊंचाई वृद्धि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर होती है कि 5 से 6 सेंटीमीटर, 4 से 7.5 सेंटीमीटर, 5.6 से 8.6 तक होती है और 5.6 से 7.6 तक होती है। तो इसमें जो लड़कों की वार्षिक ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होती है। इसका जो राइट आंसर है वो ये है, 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। अगर हम मान लें कि एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स सन 2002 के अनुसार जन्म से 6 वर्ष तक की औसत तालिका वजन में ऊंचाई दी गई है, उसको अगर हम देखें तो 30 माह में लड़का वो 90.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है और लड़की की 89.9 सेंटीमीटर होती है। और 42 माह में 97.7 होती है और लड़की की 96.7 होती है। 54 में 103.7 से 102.9 तक होती है और 6th मंथ में 106.2 से 106 तक होती है और 72 में मंथ ही चल रहे हैं, 72, 60, 54, 42 और 30। 72 मंथ में 113.6 से 113.1 तक होती है। तो ये इस प्रकार से चलती है। अगर हम एवरेज माना जाए तो 5 से 6 सेंटीमीटर का मंथ बाई उनकी हाइट का ग्रोथ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विकास का नियम नहीं है? कौन सा विकास का नियम नहीं है? विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, विकास सामान्य से दृष्टि की ओर होता है, विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता है, विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होता है कि विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिल्क शेक उदाहरण है स्वच्छ तरल आहार, पूर्ण स्वच्छ आहार, हल्का आहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मिल्क शेक है वो पूर्ण स्वच्छ तरल आहार का उदाहरण है। मिल्क शेक दूध, चीनी और मेवे के प्रयोग से बनाया जाता है। दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जा सकता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्वच्छ तरल आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कैमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है अजवाइन, जीरा, चाय या मेथी।
तो जो कमेलिया नामक वृक्ष की जो पत्तियां होते हैं सुखाकर एक कमेलिया नामक, ये कमेलिया है, ये एक चाय का पौधा होता है, ये चाय की वैरायटी होती है जिसे कमेलिया नाम दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है उसकी पत्तियों को सुखाकर हम क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनाज की पिसाई से, चमकने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट हो जाते हैं वह होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अनाज की पिसाई से या चमकाने से और परीक्षण करने से मुख्यतः विटामिन जो बी है वो नष्ट हो जाता है। सब्जियों के रेशे छूने से होते हैं ठंडे, निर्जीव, चमकदार या गर्म। सब्जियों के रेशे छूने से ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं क्योंकि उसमें O2 की मात्रा होती है। O2 मतलब ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके? खनिज लवण के, प्रोटीन तथा वसा के, कार्बोजिक, विटामिन और खनिज लवण के, खनिज लवण, विटामिन रेशे के, प्रोटीन, वसा और कार्बेज के। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो, अगर हम एक बात कर लें कि अच्छे वो फल तथा अच्छी सब्जियों के जो स्रोत हैं वो हमें स्वस्थ, निरोग और फुर्तीला तथा चुस्त बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं अगर अच्छे हैं तो। और उसमें विटामिन तथा खनिज लवण भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं जो हमारे विभिन्न रोगों की सुरक्षा, विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो खनिज लवण और विटामिन रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा तथा दूध सुरक्षित होते हैं कब? 0 से 40 फ़ारेनहाइट पे, 35 से 40 फ़ारेनहाइट पे और 0 से 97 फ़ारेनहाइट पे, और रुक जाती है। ठीक है, तो अच्छा अंडा और दूध वो हमारा 35 से 40 फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रहते हैं। फल, अंडा, दूध, मांस, सब्जियां आदि ठंडे ताप के कारण जम जाते हैं और जिनमें निहित सिकुड़ने वाले जीवाणु की क्रिया शुरू हो जाती है। जीवाणु की वृद्धि 40 फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य उत्पाद में सही खतरा क्षेत्र कौन सा है? 45 फ़ारेनहाइट से 115 फ़ारेनहाइट तक, 41 फ़ारेनहाइट से 135 फ़ारेनहाइट तक, सी ऑप्शन में 35 फ़ारेनहाइट से 120 फ़ारेनहाइट तक, और 38 फ़ारेनहाइट से 145 फ़ारेनहाइट तक। जो खाद्य उत्पादन का जो सही खतरा क्षेत्र है वो हमारा 41 से 135 फ़ारेनहाइट तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस कार्य प्रणाली द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है? नमी को घटाकर एंजाइम की सक्रियता को घटाती है, या माइक्रोज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता घटाती है? उपयुक्त में से सभी। 65 जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, क्योंकि नमी को भी घटाता है, एंजाइम की सक्रियता को भी घटाता है, माइक्रोवेव के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को, नमक की सांद्रता को भी घटाता है। तो ये ऑप्शन हमारे कैसे हो जाएंगे? चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। पाचीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पनीर की, पेय पदार्थ की, सब्जी की और दुग्ध की। तो ये पाचीकरण जो होता है, जो पॉलीथीन में आपने देखा होगा कि पॉलीथीन में मिल्क आता है, ठीक है, वो हमारा
पॉस्चराइज करके आता है, तो ये पॉस्चराइज होता है वो हमारी पाश्चराइज जो विधि होती है वो दूध के लिए होती है। पॉस्चराइज करके ही ये लोग मतलब पॉलीथीन में भरते हैं और पैक करके हम लोगों को सिटीज़ वगैरह में मिल जाता है, जिसका हम यूज़ कर पाते हैं। उसकी लाइफ लगभग 2 दिन की होती है, फिर उसे हम फ्रेश बोलते हैं। एक होता है 90 डेज़ का, उसको अधिकतर पॉस्चराइज किया जाता है और उसके बाद में उसे पैक किया जाता है, जिससे वो लगभग 90 डेज़ तक रुका रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 550, 400, 300 और 450। तो जो धात्री माता अपने बच्चे को स्तनपान तथा देख रेख करने वाली माता के लिए पहले 6 महीने में प्रतिदिन उसे 550 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, पहले 6 माह तक। अब कह रहा है कि जिस शिशु का 8 माह का, उसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या 6 नहीं चल रहा है, यहाँ 8 चल रहा है, तो पहले आप किस में 6 माह तक 550 कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जो आवश्यकता होती है वो हमारी होती है 6 माह अगले लिख सकते हैं। अगले 6 माह में 400 कितने की आवश्यकता होती है? 400 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसमें आप माता को अनाज, दालें, दूध, दही, पनीर, फलों का रस और सूप, सब्जियों का, और जो साग वगैरह होती हैं, साग जिसे बोलते हैं और भाजी बोल सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे उसकी कैलोरी ये पूरी हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र में होनी चाहिए? 12 महीने के आसपास, 6 महीने के। अनुपूरक जिसे बोलते हैं कि बच्चे को फर्स्ट स्टेज में मतलब पहली बार अन्न को खिलाना चाहिए, कितनी स्टेज से शुरू करते हैं? अन्नपूरक उसे बोला जाता है। 12 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास, 4 महीने के आसपास और 2 महीने के आसपास। तो इसमें जो बच्चे को होता है वो अन्नपूरक 6 माह के आसपास हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस दृष्टिकोण का विकास होता है? सौंदर्यात्मक का, वैज्ञानिक का, व्यवसायिक का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। किसका विकास होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना शुरू करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है प्रतिरूपण द्वारा, पुनरावलन द्वारा, परिपक्वता द्वारा, वातावरण द्वारा। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो परिपक्वता, मैच्योरिटी के द्वारा ऐसा होता है कि बालक जैसे मैच्योर होने की स्थिति में स्टार्ट करता है तो वो बड़बड़ाना या
उसका बुद्धि का जो विकास और मानसिक विकास है वो थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसमें बच्चा बलबलाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है? सक्रियता, दृश्य प्रतिमा, सांकेतिक और मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वह ब्रूनर के अनुसार जो बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका है वो मूर्त संक्रियात्मक होता है। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब होता है कि वो किसी भी क्रिया को करेगा। आपने बच्चों को देख लीजिएगा कि जो विकास होता है बच्चे का, स्टार्टिंग बीस होता है तो क्या होता है, वो छू के देखता है। कोई भी खिलौना है वो उसको उठा के अपने इंद्रियों द्वारा, मतलब हाथ से उठाया है, मुंह में दे लिया है। अधिकतर आप देखते हो कोई चीज़ होती है जो बच्चा स्टार्टिंग फेज में होता है, अनुभूत करता है, तो उसमें क्या करता है, सॉरी नहीं एक्चुअली इसका जो है नहीं है वो, सॉरी ये मैं गलत बोल गया था। ये मूर्त संक्रियात्मकता है, ये नहीं हो पाती है ब्रूनर के अनुसार। मानसिक में अनुभूतियाँ कैसे होती हैं, सक्रियता हो जाती है, किसी चीज़ को देख के बच्चा देखता है। जैसे आप देखती होगी कि अगर बच्चा का जन्म हुआ है और कुछ समय हो गए हैं और बच्चा अपनी अधिकतर माँ को पहचानता है, अपने पापा को भी पहचानता है और पास में बुआ को भी पहचानता है, दादी को भी पहचानता है। लेकिन अगर कोई बाहर का कैंडिडेट उसे आ जाता है और उसे देख लेता है तो वो अगर सामंजस्य नहीं बैठा पाता और वो रोना शुरू कर देता है। तो ये हमारी जो मानसिक अनुभूतियाँ हैं वो एक तो सक्रियता करता है, दृश्य देखता है और संकेतिक करता है, संकेत करता है। उसे पता है अगर भूख लगी हुई है तो वो रो के ही उसे माँ दूध पिलाती है, तभी वो रोना शुरू करता है। अगर उसे पता चले कि माँ मुझे बिना रोए हुए दूध पिला देगी तो वो संकेत नहीं देगा ना माँ को। अभी देखते हो कि बच्चा रोना शुरू हो गया तो उनने कि चलो भूखा हो गया होगा तो उसे दूध पिला दिया जाए। ठीक है, तो ये मानसिक अनुभूतियाँ हैं और जो नहीं है वो मूर्त संक्रियात्मक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक विभाव से संबंधित है। जाति, भाषा, खेल, इनमें से कोई नहीं। जो सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित हैं उसमें ऑप्शन हमें दे रखा है जाति, दूसरा भाषा, तीसरा खेल और इनमें से कोई नहीं। तो जाति सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक विभाजन से संबंधित हैं। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से एक जाति प्राप्ति करता है। जातीय चेतना उसे निर्देशित करती है कि उस जाति को क्या करना अथवा क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीपीटी को विस्तारित करें। ठीक है, डीपीटी कौन सा है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, डिप्टेरिया, निमोनिया टिटनेस, डायरिया, पेटुनेसस टिटनेस, डिप्टेरिया, पर्टूसिस, टोक्सोसाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डीपीटी का क्या होता है पूरा नाम, वो डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस होता है, पर्टूटिस टिटनेस होता है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कुक्कर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का लगाया जाता है, डीपीटी का कराया जाता है, एमएमआर का कराया जाता है या पोलियो का लगाया जाता है? जो कुक्कर खांसी का होता है या हम काली खांसी से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाते हैं। काली खांसी बोर्डेल्सा पेट्रोसर नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो इसको हम डीपीटी का टीका लगाते हैं काली खांसी में। किस वायरस के कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, उसका नाम नोट कर लीजिएगा, बोर्डेला।
रोटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ है क्या? कि अगर शिशु है मुंह से भोजन अगर निकालने लगता है तो उसका क्या अर्थ समझते हैं? वह गोद में उठाया जाना चाहता है, वह भूखा है, वह असंतृप्त, वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, वह गीला है और उसे ठंड लग रही है। तो इसका आंसर सभी लोग देना। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह संतृप्त है और भूखा नहीं है। इसका मतलब ये वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करके कहलाता है, मतलब बालक दोनों हाथों का प्रयोग करे और कहलाता है। दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, डेक्स्ट्रॉस और बहुमुखी, ठीक है, अभ्यस्त और एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। जो दोनों हाथों का जो बच्चा प्रयोग करता है तो बोलते हैं उसको उभयहस्त या डेक्स्ट्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा इसका लग रहा है ऑप्शन नहीं आ पाया है इसमें। चलिए मैं देखता हूँ इसका क्या है। हाँ जी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा? ऑप्शन में दे रखा होगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि अगर एक बार क्वेश्चन और इसको हम पढ़ लें कि किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और वसा निकाल दी जाए तो माँ का दूध जैसा हो जाएगा। ऑप्शन में हम मान लें, पहला ऑप्शन है हमारा याक, दूसरा ऑप्शन है हमारा गाय, तीसरा ऑप्शन है हमारा बकरी और चौथा ऑप्शन है हमारा भैंस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा हमारा बकरी। क्या होगा? बकरी। अगर बकरी के दूध में थोड़ा सा फैट निकाल लिया जाए, फैट मतलब वसा निकाल ली जाए और उसमें हल्की सी चीनी डाल दी जाए तो उसका दूध माँ के दूध के बराबर हो जाता है, उतनी क्वालिटी का हो जाता है, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करें एक घंटी आ रही होगी उसको ज़रूर प्रेस कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसी प्रकार से हम अभी इसके क्वेश्चंस लगभग हमने 23 के आसपास क्वेश्चन रह गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसको कराएंगे कंप्लीट। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के आते ही ये पूरा हमारा एक 100 क्वेश्चनों का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसको आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।